आदाब नाजरीन, मैं हूं नारवा वाला और आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी। आज के प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो है एडवोकेट राबिया मीर साहिबा। राबिया मीर साहिबा जो है ये एडवोकेट है मुंसिफ कोर्ट बोनियार में, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बारामूला में भी प्रैक्टिस करते हैं। आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ वुमेन। आए जाने एडवोकेट राबिया मीर साहिबा के क्या तासुरात है इस हवाले से। इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको आपके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं होगी। मेरा नाम राबिया खुर्शीद है। मैं शीरी से बिलोंग करती हूँ, पैदा हुई हूँ शीरी में। तो मेरी जो एजुकेशन है, इनिशियली जो स्टार्टिंग है वो गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल बारामूला में मेरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला एंड देन गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज बारामूला से मैंने ग्रेजुएशन बीए किया हुआ है विद कोर सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। देन मूविंग टू ए डिफरेंट, टोटली एक डिफरेंट सा ऑप्ट किया है मैंने अपना प्रोफेशन, दैट इज लीगल प्रोफेशन। मैंने अपना जो लॉ है, LLB की डिग्री जो है वो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में की है। एंड प्रेजेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर, एक एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन से। पिछले 10 साल से इन द फील्ड प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज के इस प्रोग्राम में जो हमें डिस्कस करना है वो है जिम्मेदारियां जो हम पे, जो समाज में फीमेल्स पे जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके क्या हुकूक है, उस पे हमें बातचीत करनी है आज। मैडम, आप बताएं कि चूंकि आप एक एडवोकेट, बहैसियत एक एडवोकेट काम करते हो, आप बताएं कि किस किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक आपने चुना है इस वक्त। अगर हम इस पे एक डिस्कशन करेंगे कि जहां तक फीमेल्स की बात होती है, मुझे एक बात अच्छी लगी जब आपने कहा राइट्स भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। क्योंकि देखें, हमें हमेशा एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हमें कोई हकूक दिया गया है, कोई उस हकूक के दायरे में हम, इफ वी आर गेटिंग सम पावर, दैट पावर इज ऑलवेज बैक्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी के दायरे में हम पे कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो जहां तक औरतों की बात आती है, तो वहां अगर मैं अपने प्रोफेशन को लेकर देखूं, तो मैं आपसे एक ही बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे मुआशरे में आज हम उस कगार पे पहुंच चुके हैं जहां पे हर दूसरे दिन, मैं अपनी बात करूंगी, मैं एज एन एडवोकेट हर दूसरे दिन डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन पेश करती हूँ। किसी न किसी औरत की, किसी न किसी घर की कहानी, कोई ना कोई घर जो है वो अदालत में आके अपनी पुकार जो देता है अदालत के सामने। अब मुझे बताए, मतलब ये रीजन क्या है? रीजन देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये यही नहीं, इतना ही नहीं कि एक औरत पे घर के अंदर जुल्म हो रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस हर हर किसी के साथ भी हो सकता है। उस घर में, उस लिवलीहुड में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसके साथ बदसलूकी है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। बच्चा है, उसके पास बदसलूकी है, वो भी डोमेस्टिक, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे चिल्ड्रन हो, बीवी हो, हस्बैंड, यहाँ तक हस्बैंड भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट जो हमारे दिमागों में है, या ये है कि सिर्फ जी औरत चली जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल कर देती है। इट इज नॉट लाइक दैट। डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ भी हो सकता है, एक लिवलीहुड के दायरे में रहकर हो सकता है। तो जहां तक केसेस की बात आती है, देखिए, आए दिन, मैंने अभी भी आपसे जिक्र किया कि आए दिन हम हर दूसरे दिन डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो फैमिलीज है, फैमिलीज के बीच में राइवलरीज होती है, फिर जो औरतें वो उठ के घर से भाग जाती है और वो आके डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल कर देती है और सारा का सारा कुंभा आके कोर्ट में खड़ा कर देती है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये जो स्पाउस है, एक तो ये स्पाउस की जो लाइफ है ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ जगह ऐसी है, कुछ कगार पे ऐसे रिश्ते पहुंच जाते हैं जहां से वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जब इस स्पाउस का जो, अगर कोई फैमिली है, बच्चा हो, वो बच्चा जो है वो इस फैमिली गेम में, वो इस फैमिली ट्रबल में ऐसा फंस जाता है जिसकी वजह से उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर सारा का सारा तबाह हो जाता है। और उसके साथ साथ जो इस स्पाउस के जो घर पे पेरेंट्स होते हैं या भाई बहन होते हैं, वो भी इसमें फंस जाते हैं और उनको भी
अदालत में ला के खड़ा किया जाता है, जिससे स्ट्रेन इतने रिलेशंस हो जाते हैं कि दोबारा उन रिलेशंस का जुड़ना नामुमकिन सी बात हो जाती है। इसलिए एक सोशल स्टिग्मा अगर हम देखेंगे इस वक्त, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर औरत को बराबर के जो उसको कानूनी हुकूक दिए गए हैं, जो उसको मतलब इस्लामी तौर पर हमारे जो अपनी शरीयतन जो हुकूक दिए गए हैं, अगर हम उस औरत को वो सारे हुकूक मुहैया करेंगे, उस चीज से देखेंगे, तो शायद मैं समझती हूँ कि इतने डोमेस्टिक वायलेंस की पिटिशंस, इतने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है वो इस तरह से बाहर नहीं आएंगे। हाँ, अगर हम एजुकेशन जो है इम्पार्ट जितना जल्दी, मैं देखिए मेरी जब भी किसी से बात होती है मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ, वो है जो हमारी बच्चियां हैं उनकी एजुकेशन। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप अपनी बेटी को शादी पे लाखों रुपए के जेवरात, लाखों रुपए के कपड़े, लाखों रुपए की चीजें वो आप इसको गिफ्ट करें, नहीं, उसको एजुकेट करो, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो वल्नरेबल क्लास ना रहे, क्योंकि जब भी औरत की बात आती है ना, शी इज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, वो नहीं आना चाहिए। उसको इतना स्ट्रांग कि वो डट के खड़ी रहे, हर एक चीज का मुकाबला कर सके, इतना स्ट्रांग और इतना एजुकेट उसको करो। बाद में अगर आप उसको एजुकेशन बेसिक्स नहीं दे रहे हो, सही और गलत में फर्क नहीं समझा रहे हो, उसको कैसे अपनी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में नहीं बता रहे, उसको ये पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे बताइए, तो वो सोना देना, चांदी देना, वो उसके साथ कैसे, वो कैसे, दैट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि जब वो सोना दे के, चांदी दे के वो दूसरे घर चली जाती है, उसका अपना घर बर्बाद हो रहा है, देन उसका क्या करना है। हाँ, उसमें इतना शोर हो, वो इतनी कॉन्फिडेंट हो, वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो कूप अप कर सके सिचुएशंस के साथ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को कम करना चाहते हैं। तो मैडम आप बताएं कि ऐसे मामलात में आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो समाज में, जिसकी वजह से जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस जो हमारे समाज में ये नासूर की तरह एक जो फीमेल खासकर जो अदर पार्ट ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो फेस कर रहा है, तो किसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ अपने आप, हम लोग, राइट, हम खुद नहीं, ओवरऑल हम सब, एक पेरेंट। मैं रिस्पॉन्स, देखिए जो वक्त गया है उसको हम बदल नहीं सकते, जो वक्त अप्रोचिंग है उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर एक पेरेंट ये सोचेगा कि जब सारी चीजें साइड में रख के मैं इस बच्चे को इम्पार्ट करूं एजुकेशन, मैं इस बच्ची को एजुकेशन दूं, आप मुझे बताएं इस वक्त अगर हम ओवरऑल देखेंगे, आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें इतनी एजुकेशन अच्छी मिल रही है इस टाइम, हमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी है इस टाइम, क्यों नहीं हम बच्चों को एजुकेट कर रहे? देखिए, ये जो हमारे बच्चे अवेयर नहीं हैं, जो हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, जो हम एजुकेशन हमारे पास नहीं, यही इसकी होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप वो एजुकेशन दो कि जो हमें स्कूलों में दी जाती है, पढ़ाई जो करिकुलम हमारा है उस पे, जितनी दीनी तालीम भी हमें देनी है, अपने मजहबी तालीम जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही मजहब हमें सिखाता है कि जिंदगी में हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें कैसे चलना है, हमें एक मर्द और औरत की जो जिंदगी है, एक खामिद और बीवी की जो जिंदगी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक दूसरे की तरफ उनको, जब हमें वो सब चीजें पता होंगी तभी तो एक औरत दूसरे घर में अपने आप को सेटल कर पाएगी। उसके बाद जो दूसरी जिम्मेदारी है इस लड़के पर जिसके साथ आप इस लड़की की शादी कर रहे हो। देखिए, जितना आप माओ से रिक्वेस्ट है, जितना आप इस बेटी पे प्रेशराइज कर रहे हो ना, ये चीज देताऊ ना वेर भी क्या कर चीज देताऊ, इतना ही प्रेशराइज इस बेटे को भी करो। क्यों? क्योंकि इस बेटे को कल को किसी की बेटी घर लानी है, इस बेटे को पता होना चाहिए कि मुझे इस लड़की के साथ कैसे कदर करनी है। जब आप इसको एजुकेट करोगे, आप अपने बच्चों को एजुकेट करोगे, वो दूसरे लड़की को इज्जत देगा, और ये जो चीजें हैं ये मुआशरे में नहीं बनती। थर्ड थिंग, जो मैं समझती हूँ कुछ ना कुछ कॉज इसका अर्ली मैरिज भी है। जो अर्ली मैरिज है एडोलसेंस में, या जो उस टाइम की मैरिज है जब एक बंदा पूरा मैच्योर नहीं हुआ होता है, उस वक्त उस पर जिम्मेदारी डालना शादी की, तो मतलब आपका मानना है कि जो अर्ली मैरिज होती है, हाँ, वो भी एक कॉज, ज्यादा केसेस है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं बच्चियां छोटी होती हैं, ठीक है, तो शादी बहुत जल्द छोटी उम्र में हुई होती है। अब जब शादी के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन बच्चियों पे पड़ती हैं तो वो उन कोप अप नहीं कर पाती, तो फिर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो अर्ली मैरिजेस भी समहाउ रीजनेबल है इन चीजों के लिए। मैडम आप बताएं कि हमारे समाज में अगर कोई फीमेल जो है वो
इस तरह की जो एट्रॉसिटीज फेस कर रही है वो कोर्ट की तरफ अब रवाना हो गई या रुजू हो गई, तो कोर्ट में किस तरह की वहाँ पे उन्होंने सर्विसेज रखी है इस ऐसी फीमेल को लेके? देखिए, अगर सच में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कोई औरत हो रही है, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस कन्फाइन नहीं है कि उठ के थप्पड़ मार दिया तो ही डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, या उसकी पिटाई कर दी तो ही। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारे तरीके से, फिजिकल असॉल्ट इज नॉट नेसेसरी, इमोशनली उसको असॉल्ट करना, ताने देना या बाकी चीजों के जरिए, या डावरी की डिमांड करना, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ऐसा कुछ भी हो तो हमारे लिए रखा गया है। सबसे पहले तो आजकल रिसेंटली जो डेवलप हो गया है, हमारे बारामूला में भी है, OST, वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर। जी जी बिल्कुल, वहां पे हमारे बारामूला में भी वो रखा गया। वहां पे बाजाब्ता तौर पे लीगल काउंसिल है, वहां पे उनको मतलब इमरजेंट नेचर्स में अगर कुछ ऐसा हो वो वहां जा सकती है, वहां से उनको मेडिकल एड तक मिल सकता है उस औरत को। वहां पे मेडिकल लीगल सारा एड वहां से मुफ्त मिल सकता है। उसके बाद आता है कोर्ट का मसला। कोर्ट में अगर ऐसा कोई इशू है, उस औरत को उसके साथ ज्यादती हुई है किसी हिसाब से भी, तो वो अगर पिटिशन करना चाहती है, अदालत के सामने आना चाहती है, और उसके पास वो मीन्स नहीं है, मतलब वो फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है कि वो पैसे खर्च करके लॉयर हायर करके तो वो अदालत के सामने आए, तो उसके लिए हमें रखा गया है मुफ्त इमदाद जो होती है, कानूनी मदद, मुफ्त फ्री लीगल एड जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पे काउंसल्स रखे गए हैं हर जगह, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हमारा बारामूला में है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, which is headed by district and sessions judge बारामूला। तो इसी तरह से हमारा बुनियार में तहसील लीगल सर्विस कमेटी है, वहां पे भी उसको मुंसिफ साहब जो हमारे कंसर्न है वो हेड करते हैं, वो उसकी चीफ है। तो इस तरह से वो औरत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इन दोनों जगहों पे जाके लीगल एड वालों के पास अपनी एक सिंपल सी एप्लीकेशन, या उनको वर्बली बता सकती है, वहां पे PLVs लगे होते, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं वहां पे, उनसे मिलके उनको कह सकती है कि मुझे इस तरह से मसला है, मुझे यहाँ अदालत की तरफ रुजू करना है, मगर मेरे पास ऐसा मतलब आसरा नहीं है कि मैं फीस ला सकूं, वकील को दे सकूं। उस दिमन में वहां से उसको वो मदद मिल सकती है, फ्री लीगल एड, एक काउंसिल उनको मिल सकता है जो उनके बिहाफ पे आगे लड़कर उनकी जो बात है वो अदालत तक पहुंचाएगा। मेंटेनेंस के हवाले से आप बात करें तो मेंटेनेंस कैसे, क्या उनके जो मियाँ बीवी के दरमियान फॉर एग्जांपल वो दोनों डिपार्ट हो गए, तो थोड़ा सा बताएं कि मेंटेनेंस के हवाले से। मेंटेनेंस के हवाले से देखिए, सेक्शन 125 जो है वो क्लियर करता है कि एक हस्बैंड पे ये इम्पार्ट करता है ऑब्लिगेशन, उसको अपनी लीगली वेडेड वाइफ जो है उसको मेंटेन करनी, क्लियर है। तो जब आप हस्बैंड एंड वाइफ अगर किसी भी वजह से पार्ट हो गए हैं एक दूसरे से, मैरिज जो है सब वो सबसिस्टिंग है, मैरिज जो है वो अभी है बाकी इन दोनों के बीच, या इस औरत के पास बच्चे भी है, तो वो इजीली एक सिंपल सी 125 की पिटिशन अपने लॉयर के थ्रू, वकील के थ्रू जो है जज के सामने अपने कंसर्न जो उनका कोर्ट आता है वहां डाल सकती हैं। उसमें वो इंटरिम एप्लीकेशन डाल सकती है कि जब तक मेरी एप्लीकेशन जो है डिसाइड होगी चलेगी, तब तक मुझे वो जो इंटरिम एप्लीकेशन पे मुझे कुछ इंटरिम रिलीफ दिया जाए, और वहां उस इंटरिम एप्लीकेशन में जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उसको डिसाइड करके उनको कुछ मंथली जो है मेंटेनेंस जो है अलॉट करता है, जो मेंटेनेंस किसको देना है, हस्बैंड को देना है, और वो एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है मेंटेनेंस की जो है वो उस हस्बैंड को पे करनी है एनी हाउ, डिस्पाइट वेदर ही इज अर्निंग और नॉट, ही हैज टू मेंटेन हिज वाइफ। मतलब अगर वो 10 रुपए भी कमाता है उसमें भी उसको वो अपनी वाइफ को कुछ हिस्सा उसको देना है, क्योंकि उसको मेंटेन करना है उस वक्त। प्रॉपर्टी के हवाले से थोड़ा बात करें हम, कि हमारे घरों में आए दिन जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं कि अगर कोई सिस्टर जो है वो डिमांड कर रही है मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, तो अक्सर देखा जाता है कि उसको हिस्सा तो दे देते हैं, बट वो मतलब लाइफ टाइम के लिए उसको उस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए ये एक मतलब एक ऐसी चीज है जो आजकल हमारे माशरे में हो रही, आजकल पहले ज्यादा होती थी लेकिन आज रिवर्स हो रहा है, क्योंकि आई एम इन सच अ फील्ड वेयर आई एम विटनेसिंग सो मच ऑफ थिंग्स, ये चीजें जो रिवर्स हो रही है वापस जा रही है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, रिसेंटली मेरे पास एक म्यूटेशन अपील ऐसी आई है जहां पे 50 साल पहले
50 years ago. एक लेडी जो है शी हैज मैरिड बाय ऑफ हर ओन विल, अपनी मर्जी से उसने शादी करी है, वो कहीं और चली गई है रहने के लिए। तो उस वक्त जो है वो म्यूटेशन की गई है, उस लेडी को उस इंतकाल से, फादर के इंतकाल से बाहर रखा गया है, उसके हक में म्यूटेशन इंतकाल नहीं किया गया है। और उस म्यूटेशन में रीजन दिया गया है, लिखा हुआ है कि चूंकि ये अपनी शादी से आज से 50 साल पहले ये अपनी शादी अपनी मर्जी से शादी करके यहाँ से चली गई, इसलिए उसको वीजा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इसके नाम पे इंतकाल नहीं होगा। देन शी अप्रोच टू मी एंड हमने एक बाज़ाब्ता तौर पे उसमें एक अपील बनाई है, डिले कंडोनेशन के लिए भी एप्लीकेशन रख दी है। तो वहां पे मैं ये समझती हूँ कि आप खुद देखिए, जहां पे अगर हम अपने शरीयत को देखेंगे, इस्लामिक लॉज को देखेंगे, मैं समझती हूँ कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर किया है, एक औरत का जिंदा मतलब जीने से लेके मरने तक, पैदा होने से लेके मरने तक के औरत के बारे में हर एक चीज डिस्कस करी हुई है। तो उसी वक्त उसी तरह से एक औरत का एक उसका अपना वो तीसरा हिस्सा जो है महफूज रखा गया है। लेकिन फिर भी पिछले जमाने से लेकर आज तक अगर हम देखें, हर जगह हमने मैक्सिमम केसेस में देखा है, जब भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आता है तो इस औरत को, इस बहन को साइड में रख दिया जाता है। तो जो अटेस्टेशन म्यूटेशंस हो, कुछ हो, तो भाइयों के नाम पे चली जाती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आजकल के दौर में हम क्या देख रहे हैं, वो जो 30-30 साल पुरानी म्यूटेशंस है वो कैंसिल हो रही है। मैं अपनी बात करूं कि पिछले ही कुछ टाइम में हमने तकरीबन 3 से 4 म्यूटेशन जो है वो कैंसिल करवाई है पुरानी, जो इस बेसिस पे हुई थी कि नहीं जी बहनों को नहीं थी, सिर्फ भाइयों को म्यूटेशन हो गई थी, बहनों को साइड लाइन किया था। तो ये जो फैमिली डिस्प्यूट मतलब फैमिली पार्टीशन होते, इसमें फैमिली पार्टीशन जो ये औरत है, जो ये बहन है, जो ये बेटी है, शी इज एन इंटीग्रल पार्ट, शी इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर, शी इज द मेन पार्टी टू इट। तो इसके बगैर कोई भी पार्टीशन नहीं हो सकता है। you can go and you can challenge this partition anywhere before any revenue court, जहां पे भी अगर भी किसी भी कोर्ट में किसी भी रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया है ये पार्टीशन, जहां पे डिप्राइव किया गया है लड़की को, बेटी को, बहन को उस अपने उस हिस्से से, then they can challenge, they can go and I assure them that they will get their share, उनको अपना हिस्सा वहां मिलेगा आराम से। मैडम आप बताएं, ओल्ड एज पर्सन्स के हवाले से आए दिन रोजमर्रा जिंदगी में हमारे समाज में ओल्ड एज जो पेरेंट्स है, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, ज्यादा सफर कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जो ओल्ड एज पर्सन्स अगर हम कहेंगे, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों पे ये जिम्मेदारी है कि हम उसी तरह से, जिस तरह से इस माँ बाप ने हमें पाला है जब हम छोटे थे, जब ये माँ बाप हमारे बुजुर्ग हो जाए, बिल्कुल उसी छोटे बच्चे की तरह हमें उन्हें पालना है। पर यहाँ पे भी मैं यही बात कहूंगी, ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में किस तरह की मतलब परवरिश है जो आपको आगे ले जा रही है। तो अब आप उस परवरिश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। जहां तक ओल्ड एज पर्सन की बात है, अगर हम कानूनी देखें या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखें, तो इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे एक फंड आता है, एक अलाउंस आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो 1000 रुपया जो है वो हालांकि बहुत कम है, वो बहुत कम उसमें तो दवाई भी बराबर से नहीं, किया एक किस्म की दवाई भी एक मतलब बुजुर्ग के लिए नहीं बराबर हो एफर्ट कर पाते हैं। पिछली बार भी जब एक बार जब ओल्ड एज पेंशन पे बात हुई थी किसी प्रोग्राम में, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एनहेंसमेंट इसमें हो जाए, ताकि कम से कम उस बुजुर्ग को फायदा मिले। तो 1000 रुपये का वो जो महानी जो उजरत है वो मिलता है फंड एक ओल्ड एज पर्सन को। दूसरा होता है कि जहाँ पे आपका जो बच्चा है वो एक अच्छी इनकम ले रहा है, कहीं पे अच्छी मुलाजमत कर रहा है, उसका जो टर्नओवर है या वो ड्रॉ कर रहा है, सैलरी कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी कर रहा है, कमा रहा है पैसे, फिर भी वो डिप्राइव कर रहा है माँ बाप को या उन माँ बाप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हाँ वहां पर भी अभी मैंने जो बोला 125 सेक्शन जो है हमारा, वो हमारी रेसिपी के लिए आता है। इट इज नॉट कि सिर्फ बीवी ही मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकती है जी हस्बैंड को जी मुझे खर्चा दो, नहीं, माँ बाप भी अपने बच्चे के खिलाफ खर्चे का दावा अदालत में कर सकते हैं। बच्चा भी कर सकता है, जब तक एक लड़का मतलब 18 साल का ना हो जाए, मेजर ना हो जाए, तब तक वो अपने बाप से खर्चा
मांग सकता है। लड़की जो है जब तक उसकी शादी ना हो तब तक वो आप अपने बाप से खर्चा मांग सकती है, कानूनन उसे वो खर्चा देना है। इसी तरह से माँ बाप जो है वो भी अपने बच्चे से खर्चा मांग सकते हैं, कानूनन उन्हें वो देना है। अब लाइबिलिटी हम देखिए, आए दिनों में मुझे लग रहा है कि शायद हमारे बारामूला में भी शायद ये रुझान हो जाए कि ओल्ड एज होम जो है एस्टैब्लिश हो जाए, पर दिल से अगर मैं देखूं तो दिल से चाहती हूँ वो ओल्ड एज रूम्स कभी भी फंक्शनल ना हो, उन ओल्ड एज होम्स में कभी भी कोई ना जाए। और ये जिम्मेदारी हम सब पर है, क्योंकि हमें उन ओल्ड एज होम्स को वो एस्टैब्लिश हो जाए। कि गवर्नमेंट का काम है, अगर गवर्नमेंट करना चाहती है ओल्ड एज होम्स खड़े तो करे, लेकिन अगर हम अपनी जगह एक कसम लेंगे, अपनी जगह एक ठान लेंगे ये बात कि उन ओल्ड एज होम्स में हम अपने पेरेंट्स को नहीं भेजेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ये चाहेगा कि उसके माँ बाप ओल्ड एज होम में रहे, क्योंकि ये एक बच्चे को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो एजुकेट हो रहा है, वो अफसर बन रहा है, या वो मतलब अब कमा रहा है, फिर उसको ये माँ बाप बोझ लग रहे हैं, तो सोसाइटी या हमारा जमीर हमें कभी इस चीज की इजाजत नहीं देगा। तो कानूनी तो मांग सकते हैं खर्चा बेटे से, लेकिन बाकी तौर हम पे जिम्मेदारी है कि हम उस माँ बाप का जो है उसी तरह से ख्याल रखें जिस तरह से वो माँ बाप बचपन में हमारा ख्याल रखते थे, हमें पालते थे, जिस तरह से वो माँ बाप मजदूरी करके लाता था, हमें पालता था, हमारे अखराजात पूरे करता था। हमें जब दर्द होता था तो वो मतलब उसके लिए बस दुनिया उतनी सिमट जाती थी। जब हम अगर या हम अपने आप को ले ले, इस टाइम प्रेजेंटली हमारे जो बच्चे हैं, अगर हमारा बच्चा खुदा ना खास्ता बीमार हो जाता है, मुझे लगता है कि दुनिया जो है उधर ही रुक जाती है, उसके आगे दुनिया नहीं चलती है। तो इसी तरह से हमारे माँ बाप ने भी किसी वक्त हमारे लिए ये किया होगा, तो अब हमें वापस जब वो माँ बाप का वक्त आ जाए या वो लोग बुजुर्गी में आ जाए, तो उस वक्त हमें यही तो बुढ़ापे का एक सहारा बनना है उनके लिए, तो उनको घर से धकेल के बाहर नहीं निकालना। क्या वजूहत है हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा अभी फीमेल जो है ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रही है? सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो आए दिन बहुत जेंडर्स जो है वो इन्वॉल्वमेंट का शिकार। ड्रग्स एक कर्स है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ये हमें खोखला कर रहा है, हमारी जो जनरेशन्स आने वाली जनरेशन है उन तक को तबाह करने पे तुला है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है, अनअवेयरनेस भी एक फैक्टर है। जो चीजें जिसकी वजह से ये जो मुब्तला हो रहे हैं बच्चे ड्रग्स में हो रहे हैं, जब कोई मतलब इनका जरा आमदन ही नहीं रहता है तो शायद इनको लगता है इसी में कमाना है हमें सब कुछ। तो उस चीज में, उस मसले में मैं यही चाहूंगी कि जितनी भी हमारी यहाँ पे, चाहे वो पुलिस एजेंसीज हो, सिविल सोसाइटी हो, हमारा जो भी है, हमें एकजुट होके इस पे काम करना है, क्योंकि ये जो मेन्स है ड्रग्स है, इसको दफा निकालना है अपने मुआशरे से, ताकि ये हमें खोखला ना कर दे। और मेन इसका अगर हम देखेंगे, मेन जो रीजन है ड्रग अब्यूज का, ज्यादा से ज्यादा जो ड्रग फैलता जा रहा है, इसका रुझान हमारे सोसाइटी में, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जब मतलब इंसान के पास कुछ करने को ही नहीं है, जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी है हमारे लिए, उतना हमारा जो यूथ है वो बिजी हो जाएगा अपने कामों में। तो वो चीज बहुत जरूरी है। और एक चीज है जो मतलब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी विद रिस्पेक्ट टू द कर्बिंग ऑफ दिस ड्रग, जो है हमारे मुआशरे में आजकल जो फैला है ड्रग जो है, तो इसमें जो हमारे करंट एसएसपी साहब है, मिस्टर अमोद नागपुरी सर, जब से उन्होंने एसएसपी बारामूला का ओहदा संभाला है, मुझे लग रहा है कि काफी फर्क पड़ रहा है। फर्क इन द सेंस कि जो जहाँ पे भी जो ड्रग्स जो सप्लायर्स है या एडिक्ट्स है, या जो ऑलरेडी इसमें एफआईआर जिनके खिलाफ लग चुके हैं, उनका है मतलब उनको कर्ब के उनको पकड़ा जा रहा है, दे आर बीइंग पुट बिहाइंड द बार्स, एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं। और कुछ तो ऐसे कई जगह तो जहाँ पे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, वहां पे केसेस भी लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से एक मैसेज जो बाहर सोसाइटी में जा रही है कि नहीं जी, देखने वाला बंदा है, कोई आगे जो है पकड़ा जाएगा। तो इस वजह से भी रोक लगने की कोशिश है, जो कि किसी हद तक कामयाबी हो रही है। मैं उम्मीद करूंगी कि वो बिल्कुल इसी तरह से इन चीजों को रोकने के लिए हर एक साइड से कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग इस जो ये मेंस है ड्रग्स का, इससे बचे। मैडम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और जाते जाते आप कोई खास मैसेज देना चाहते हो, खासकर जो हमारा जो समाज में जो खासकर जो यूथ है हमारा, उसके लिए कोई खुसूसी मैसेज? देखिए, मैसेज सबके लिए है
यूथ के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। पहला मैसेज आम लोगों के लिए है ये कि कानूनी इमदाद जो है, कानूनी मदद आप सबके लिए हर जगह मुहैया है। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जहाँ पे कानून आपकी रेस्क्यू के लिए नहीं आ सकता। हर पॉइंट पे लॉ है, हर पॉइंट पे आपके लिए कोई ना कोई रेमेडी है। अब आप लोगों के दिमाग में अगर ये चीज चल रही है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे पता नहीं कितना पैसा लगेगा, बाकी चीजें हैं, तो हम मेरे में इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपना मसला अदालत में ले जाऊं, तो मैं तो वहां क्या होगा। तो वहां मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, आपके लिए मुफ्त लीगल एड है। आप वहां खटखटा सकते हैं अपना दरवाजा, अपनी जो अर्जी है वहां ले जा सकते हो। दैट्स वेरी हेल्पफुल, दे विल कम टू योर रेस्क्यू डेफिनेटली। उसके बाद दूसरा है वो है कि बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए एक बूंद भी पसीना बहाया है, एक रात का एक थोड़ा सा भी हमारे लिए किया है, वो हम कभी नहीं, उसका हम उन्हें कभी मुआवजा नहीं दे सकते। तो अपने पेरेंट्स का जो है ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। और पेरेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट यही होगी कि कम से कम एक चीज देख लें, मेरे बच्चे के पास अगर कोई चीज आई है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहां से आई। दिस इज द रूट। जब आप ये देखेंगे ना कि मेरा अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ ये लग्जरियस चीज अपने बच्चे को देने की, इसके पास ये चीज कहाँ से आई है, इंक्वायर करे, वॉच रखे अपने बच्चे पे कि कहीं ये कोई गलत काम ना कर रहा हो, उसी को पेरेंटिंग सही मानी जाएगी। और जहां तक कि लड़कियों की बात है, हर पेरेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी हो सके उतनी एजुकेशन अपनी बच्चियों को दे, स्ट्रॉन्ग लड़कियां बनाए, डरी हुई सहमी सी, मतलब वो चीजें उन लड़कियों में ना आए। वो लड़कियां स्ट्रॉन्ग हो जिनमें कॉन्फिडेंस हो, जो हर हिसाब में किसी भी सूरत में घबराए ना, इस तरह से एजुकेशन दे अपने बच्चियों को। और मेरा यही रहेगा मैसेज लास्ट पे आप सबके लिए कि हम लोग जो भी करें, जहां पे भी करें, इतना ख्याल रखें कि सोसाइटी को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दें। हम ओवरऑल अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करें, ताकि हम लोगों का जो आने वाला कल है, जो फ्यूचर है, वो सिक्योर हो जाए। और फ्यूचर सिक्योर पैसों से नहीं होता है, फ्यूचर सिक्योर वैल्यूज से होता है। जब हम आज अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज देंगे, तो वही वैल्यूज जाके आगे इनकलकेट हम सब की जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनमें होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। नाजरीन आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।